Good morning, students. Yes. In yesterday's class, we discussed about government, the part of government, legislature, executive and judiciary, and we discussed about legislature. Legislature, the part of legislature is parliament. The combined structure of parliament is Lok Sabha, Rajya Sabha and the president. So, the structure of Lok Sabha we already discussed in previous class. Our today's topic is the structure of Rajya Sabha. Yesterday we discussed the structure of Lok Sabha. I think आपको structure of राज्य सभा समझ में लोक सभा समझ में आ गया होगा. Okay. So now we would start the structure of Rajya Sabha. Rajya Sabha is lesser power as compared to Lok Sabha. कल भी हमने डिस्कस किया था कि लोक सभा जो है वो राज्य सभा से ज़्यादा पावरफुल है. As compared to लोक सभा, राज्य सभा has less power. Okay. So स्ट्रक्चर ऑफ राज्य सभा. राज्य सभा के स्ट्रक्चर को भी हम सेम वैसे ही उसी तरह पॉइंट्स में ही लिखेंगे. ठीक है. एग्जाम्स के लिए भी ये सुटेबल रहता है, लर्न करने के लिए भी इजी रहता है. जिस तरह से लोकसभा को हमने पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा और उसको एग्जाम में भी वैसे ही लिखना है, सेम वैसे ही राज्यसभा का. फर्स्ट, द नंबर ऑफ मेंबर. फर्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ मेंबर. नंबर ऑफ मेंबर मतलब टोटल मेंबर ऑफ राज्यसभा. टोटल मेंबर ऑफ राज्यसभा. इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव 250 मेंबर इन राज्यसभा. ओरिजिनल जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा तैयार हुआ तो राज्यसभा के लिए 250 मेंबर डिसाइड किए थे. बट एट प्रेजेंट we have only 245 member in Rajya Sabha. 245 member in Rajya Sabha. अब ये जरूरी है कि लोकसभा में जो 545 मेंबर है ये तो मैंने बताया कि वो डायरेक्ट इलेक्ट होके आते हैं. ओके. पीपल डायरेक्ट इलेक्टेड द मेंबर ऑफ लोकसभा. बट हाउ इज द मेंबर ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड? इलेक्टेड और नॉमिनेटेड. राज्यसभा के जो मेंबर हैं उनका इलेक्शन डायरेक्ट पीपल के थ्रू नहीं होता है, बल्कि लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरीज के जो मेंबर है वो इनको नॉमिनेट करते हैं. ठीक है. राज्यसभा का जो मेंबर है वो 233 प्लस 12, 233 मेंबर्स. 233 member elected by the member of legislative assembly of the state and legislative assembly of union territories. जो हमारे स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके मेंबर और यूनियन टेरिटरीज के मेंबर मिलके राज्यसभा के 233 मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं. एंड 12 member nominated by the president. President nominated 12 member in Rajya Sabha in the field of literature, educational field, sports field, science field, art field. Okay, various field से जो भी president को जो भी पर्सन सुटेबल लगता है उसको 12 मेंबर राज्यसभा में 12 मेंबर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड 233 मेंबर्स इलेक्टेड बाय, नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, 233 मेंबर इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरीज. ये तो क्या हो गया? नंबर ऑफ मेंबर. अपना फर्स्ट पॉइंट जो है वो क्या होगा? नंबर ऑफ मेंबर. सेकेंड, क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा. अब
जिस तरह से लोकसभा का मेंबर बनने के लिए एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन की जरूरत है, सेम वैसे ही राज्यसभा के मेंबर के लिए भी क्वालिफिकेशन इज आल्सो रिक्वायर्ड. सो बट द सेम क्वालिफिकेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर टू लोकसभा मेंबर. जो लोकसभा के मेंबर की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इंडियन सिटीजनशिप हो, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, एक ही डिफरेंस है, एज रिक्वायर्ड फॉर लोकसभा इज 25 ईयर एंड राज्यसभा 30 ईयर्स. ठीक है, क्वालिफिकेशन जो अपना टॉपिक है वो आप लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए सेम रखेंगे. सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो क्या है, एज. एज रिक्वायर्ड फॉर द लोकसभा इज 25 ईयर्स एंड राज्यसभा इज फॉर राज्यसभा 30 ईयर्स. राज्यसभा के लिए एज हमारी होनी चाहिए 30 ईयर्स राज्यसभा के लिए एमपी बनने के लिए, और लोकसभा के लिए अगर हमें इलेक्टेड होना है तो एज की जरूरत होगी 25 ईयर. इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है. इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए, 30 ईयर्स की एज होनी चाहिए. ओके, किसी भी प्रॉफिटेबल जॉब, गवर्नमेंट जॉब में एम्प्लॉय नहीं हो, बैंकक्रप्ट ना हो, अनसाउंड माइंड डिक्लेयर ना किया गया हो. ठीक है, और सेम यही क्वालिफिकेशन लोकसभा के लिए. सिर्फ डिफरेंस क्या है, एज डिफरेंस. नाउ टेन्यूर ऑफ मेंबर, ये पॉइंट देखो आप, टेन्यूर. थर्ड पॉइंट टेन्यूर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेन्यूर, क्योंकि मोस्टली नंबर ऑफ मेंबर आपका हो गया, नंबर ऑफ मेंबर में थोड़ा सा चेंजेस है. लोकसभा 545 एंड राज्यसभा 245. ठीक है, नाउ सॉरी, ये टेन्यूर, टेन्यूर ऑफ राज्यसभा इज 6 ईयर. टेन्यूर इज राज्यसभा इज 6 ईयर. ओके, इट कैन नॉट बी डिसॉल्व आफ्टर 6 ईयर. ऐसा नहीं है जिस तरह से लोकसभा में 5 इयर्स के बाद जो है वो टेन्यूर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, जो लोकसभा कंप्लीटली डिसॉल्व होती है, बट इन राज्यसभा टेन्यूर इज 6 ईयर एंड इट कैन नॉट बी डिसॉल्व आफ्टर 6 ईयर. 1/3 members are retired and new 1/3 member elected for राज्यसभा. जैसे 6 साल का पीरियड है, 6 साल में क्या होगा, 1/3 मेंबर जो है, 1/3 जो मेंबर है वो उनका 6 ईयर कंप्लीट होते ही वो रिटायर होंगे और नेक्स्ट 1/3 मेंबर फिर से इलेक्ट हो जाएंगे. तो बाकी जो अपना नंबर ऑफ मेंबर है वो बराबर रहेगा. समझ में आया? टेन्यूर जो है 6 ईयर होता है, लेकिन राज्यसभा में क्या होता है, लोकसभा में क्या होता है, मेंबर जो होते हैं वो एक साथ इलेक्ट होते हैं और उनका जो टाइम पीरियड है वो एक साथ खत्म होता है. 5 इलेक्शन सबका एक साथ होगा, सब लोकसभा के लिए एमपी एक साथ बनेंगे. ठीक है, उसके बाद जैसे ही 5 ईयर कंप्लीट हो गए सबका टाइम डिसॉल्व हो जाएगा. लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है. राज्यसभा में पर्सन जो है इलेक्ट, उसका जो टेन्यूर है, टाइम जो है वो 6 ईयर के लिए ही होता है. लेकिन जैसे ही 1/3 मेंबर का 6 ईयर कंप्लीट हुआ वो रिटायर हो जाएंगे और नेक्स्ट 1/3 का, जैसे ही एक तरफ वो रिटायर होंगे, नेक्स्ट 1/3 के लिए इलेक्शन, जो भी इलेक्शन प्रोसेस है उसके थ्रू इलेक्शन उनका हो जाएगा. तो ये डिसॉल्व नहीं होता. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अपर हाउस. सिर्फ यही रीजन है कि राज्यसभा इज द अपर हाउस एंड लोकसभा इज द लोअर हाउस. अगर 1 मार्क्स में कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाई इज राज्यसभा अपर हाउस एंड लोकसभा इज नोन एज लोअर हाउस, तो उसका यही रीजन है कि लोकसभा जो है 5 साल के बाद डिसॉल्व हो जाती है और राज्यसभा जो है वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है, वो कंटिन्यू प्रोसेस उसका चलता रहता है. थर्ड पॉइंट, ऑफिस बियरर. जैसे लोकसभा में अपने पास ऑफिस बियरर क्या थे, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, वैसे ही ओके 3 पॉइंट्स अपने हो गए, नंबर ऑफ मेंबर, क्वालिफिकेशन एंड टेन्यूर. नाउ ऑफिस बियरर ऑफ राज्यसभा. फोर्थ पॉइंट, ऑफिस बियरर इन राज्यसभा.
ऑफिस बियरर। लोकसभा में मैंने क्या बताया था, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। इन राज्यसभा याद रखना, स्पीकर डिप्टी स्पीकर नहीं लिखना। राज्यसभा में चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। अब दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि क्या चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के मेंबर अपने में से ही किसी पर्सन को चूज करते हैं या कोई बाहर का पर्सन होता है? पॉइंट टू बी नोटेड, राज्यसभा के मेंबर चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन जो है क्या अपने में से ही किसी पर्सन को चूज करते हैं? नहीं। द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज वाइस प्रेसिडेंट। चेयरमैन जो होगा राज्यसभा का वो कौन होगा? वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। राज्यसभा के लिए डिप्टी चेयरमैन वो अपने में से किसी एक मेंबर को चूज करेंगे और चेयरमैन जो होगा एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, कंट्री का जो वाइस प्रेसिडेंट। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि राज्यसभा के मेंबर के लिए टेन्यूर जो होता है 6 ईयर होता है। तो क्या वाइस प्रेसिडेंट का टेन्यूर भी 6 ईयर होगा? वाइस प्रेसिडेंट जो राज्यसभा का चेयरमैन है क्या उसका भी टेन्यूर जो है, टाइम जो है वो 5 ईयर्स के लिए 6 ईयर्स के लिए होगा? नहीं, वाइस प्रेसिडेंट जो है सिर्फ 5 साल के लिए उसका टाइम रहेगा। 5 साल तक वाइस प्रेसिडेंट पर्टिकुलर राज्यसभा का चेयरमैन रहेगा। उसके बाद जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा वो राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा। ठीक है, राज्यसभा इट इज लेस कंपेयर्ड टू लोकसभा। राज्यसभा जो है वो उसके पास लेसर पावर है एज कंपेयर्ड टू लोकसभा। लोकसभा के कंपैरिजन में राज्यसभा की पावर जो होती है बहुत कम होती है। स्ट्रक्चर ऑफ राज्यसभा, इसको आप पॉइंट्स में लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ मेंबर, हाउ मेनी मेंबर? एट प्रेजेंट 245 मेंबर, 233 प्लस 12 मेंबर, 233 मेंबर्स elected by the member of union, member of legislative assembly of union territories and state, okay, and 12 member nominated by president। 12 member जो है राज्यसभा के वो नॉमिनेट किए जाते हैं वेरियस फील्ड से बाय द प्रेसिडेंट। क्वालिफिकेशन सेम क्वालिफिकेशन ऑफ द लोकसभा। लोकसभा के मेंबर की जो भी क्वालिफिकेशन है सेम क्वालिफिकेशन जो है राज्यसभा के मेंबर्स की है। सिर्फ डिफरेंस क्या है? एज डिफरेंस। ओके, एज रिक्वायर्ड फॉर राज्यसभा इज 30 इयर्स। थर्ड पॉइंट, टेन्यूर ऑफ राज्यसभा इज 6 ईयर। इट कैन नॉट बी डिसॉल्व। 1/3 मेंबर जो है वो हर 2 साल बाद रिटायर होते हैं और न्यू जो 1/3 मेंबर है इलेक्ट कर लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ऑफिस बियरर, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। ठीक है, अपना 2 टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ लोकसभा एंड स्ट्रक्चर ऑफ राज्यसभा कंप्लीट हो गया। नाउ द पावर एंड फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट मीन्स द प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। Parliament, the combined structure of the President, Lok Sabha and Rajya Sabha, and structure of Lok Sabha, structure of Rajya Sabha अपना complete हो गया। Now power and function of Parliament, power and functions of Parliament। पावर एंड फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। क्यों हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया है और अडॉप्ट किया है तो उसको हमने क्या पावर दिया है? ठीक है,
सेम जैसे लोकसभा राज्यसभा को हमने पॉइंट्स में डिवाइड किया, वैसे ही पार्लियामेंट की पावर को भी हम लोग, एंड कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द इनफ पावर टू पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को बहुत सारी पावर्स दी है, क्योंकि पार्लियामेंट नॉट रन बाय ए पर्टिकुलर वन पर्सन। ऐसा तो है नहीं कि पार्लियामेंट कोई एक पर्सन रन कर रहा है तो वो अपनी पावर को मिसयूज कर सकता है। पार्लियामेंट तो एक बहुत बड़ा ग्रुप है, 45 मेंबर राज्यसभा के हैं, 550 मेंबर्स लोकसभा में है, प्रेसिडेंट है, तो मतलब इसमें पूरा ग्रुप आ गया, पूरे कैबिनेट मिनिस्टर्स आ गए, प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो। प्राइम मिनिस्टर द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी इन लोकसभा, लोकसभा की जो मेजोरिटी पार्टी का जो लीडर है वही प्राइम मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ऑल आर इंक्लूडेड इन पार्लियामेंट, मतलब पूरी की पूरी अपनी गवर्नमेंट पार्लियामेंट में आ गई। तो उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने इनफ पावर, खूब पावर दी है कि अपनी पावर को यूज करें, ठीक है। क्योंकि किसी एक पर्सन, पार्लियामेंट अगर सिर्फ प्रेसिडेंट की होती या सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की होती, पार्लियामेंट इज इक्वल टू प्रेसिडेंट, तो हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन उसकी पावर में कुछ लिमिटेशन रखता, क्योंकि एक पर्सन जो है अपनी पावर को मिसयूज कर सकता है। लेकिन एक बहुत बड़ा ग्रुप और हर डिसीजन जो है पार्लियामेंट के, चाहे बिल से रिलेटेड हो, चाहे अमेंडमेंट से रिलेटेड हो, लॉज क्रिएट करने से रिलेटेड हो, हर एक डिसीजन जो है वो मेजोरिटी से ही लिया जाता है। मोस्टली 2/3 मेजोरिटी जो है पार्लियामेंट के डिसीजन में काम करती है, ठीक है। तो पावर एंड फंक्शन, तो हम लोग इसको भी पॉइंट्स में देखते हैं। फर्स्ट, लेजिस्लेचर पावर ऑफ ए पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर पावर ऑफ लेजिस्लेचर पावर। तो लेजिस्लेचर पावर में क्या आएगा, पार्लियामेंट के मेंबर जो हैं वो नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि पार्लियामेंट वर्क किसके लिए कर रही है, एक नेशन के लिए कर रही है, ठीक है। इंडियन पार्लियामेंट है तो इंडिया की इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, उसके प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए, सबसे पहला लेजिस्लेटिव पावर में ये क्या करते हैं, क्रिएट लॉज, क्रिएट लॉज। पार्लियामेंट का फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट वर्क क्या है, नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए लॉज को क्रिएट करना, लॉज को बनाना। और किस टॉपिक पे लॉज बनाती है पार्लियामेंट, हमने जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे, जो मैटर्स हैं हमारे, उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। यूनियन लिस्ट मीन्स सेंट्रल लिस्ट, एक ऐसे सब्जेक्ट जिन पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉज बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही उनको लुक आफ्टर करती है, उनको गवर्न करती है, उनका बजट का भी जो देख रेख है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ही होता है, ठीक है। वो क्या है, यूनियन लिस्ट। फर्स्ट अपनी क्या है, यूनियन लिस्ट, सेकंड कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड थर्ड स्टेट लिस्ट। थर्ड वन इज स्टेट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट जो है वो किसका मैटर है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन सब्जेक्ट जैसे रेलवे है, ठीक है, आर्मी है, ठीक है, और भी बहुत सारे मैटर है, ठीक है, जिन पे सिर्फ यूनियन लिस्ट ही काम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही उन पर लॉज बनाती है। तो इनसे रिलेटेड, ठीक है, आर्मी, रेलवेज, ठीक है, फॉरेन अफेयर्स, इन पे जितना भी वर्क, फॉरेन के भी जो मैटर होते हैं उन पे जो भी लॉज बनाना है वो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। तो सबसे पहले पार्लियामेंट का जो लेजिस्लेटिव पावर है, लॉज को क्रिएट करना, लॉज को बनाना, और लॉज भी किस सब्जेक्ट पे, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट आते हैं जो स्टेट भी इंक्लूड होता है और यूनियन भी, सेंट्रल भी इंक्लूड होता है, जैसे एजुकेशन। एजुकेशन, एजुकेशन जो है, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, इन पे सिर्फ लॉज बनाने का जो काम है वो सिर्फ किसका है,
सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट, लेकिन समटाइम्स इन इमरजेंसी सेंट्रल कैन हैंडल द स्टेट लिस्ट ऑल्सो। अगर इमरजेंसी हो, स्टेट में किसी तरह का डिस्प्यूट हो गया हो, ऐसी कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है के पास, पार्लियामेंट के पास लेजिस्लेचर पावर के अकॉर्डिंग स्टेट को भी वो अपने अंडर में लेके स्टेट गवर्नमेंट के भी अफेयर्स को देख सकती है। ठीक है, फर्स्ट लेजिस्लेटिव पावर में क्या है कि पार्लियामेंट जो है वो, सॉरी, लेजिस्लेटिव पावर क्रिएट लॉज ऑन द टॉपिक अंडर द यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, और जो भी लॉज बनाने हैं वो पीपल्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए। सेकंड, फर्स्ट हो गया लेजिस्लेटिव पावर, सेकंड अपनी पावर आएगी पावर ऑफ अमेंडमेंट। सेकंड, पावर ऑफ अमेंडमेंट। अमेंडमेंट ये क्या होता है? अमेंडमेंट क्या होते हैं? जो लॉज बन चुके हैं या बहुत पहले से बनाए जा चुके हैं, जो लॉज ऑलरेडी क्रिएट किए जा सकते हैं, उन लॉज को अमेंड करना। ठीक है, पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों हाउसेस की मेजॉरिटी से ही लॉज में अमेंडमेंट किया जा सकता है, उनमें कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं। तो पार्लियामेंट के पास एक पावर है कि पावर ऑफ अमेंडमेंट। ठीक है, जो लॉज ऑलरेडी बन चुके हैं उनमें अमेंडमेंट करना, क्योंकि एक पूरे नेशन को गवर्न कर रही है पार्लियामेंट। नेशन को गवर्न करने का मतलब है जो भी मिस्टेक्स रह गई हो, मान लो लॉज बन गए, बनने के बाद कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती है कि दीज लॉज आर नॉट बेनिफिशियल फॉर पीपल। लॉज क्रिएट हो चुका है, लोग जो लॉज हैं वो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में पास होके प्रेसिडेंट से भी सिग्नेचर हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी ऐसी सिचुएशन आती है कि दिस इज द लॉज आर नॉट बेनिफिशियल फॉर पीपल। ऐसी कंडीशन में या पीपल उसको अपोज करते हैं, बहुत सारी कंडीशन आती है, ऐसे में उनमें थोड़ा बहुत अमेंडमेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस मेजॉरिटी से कर सकते हैं। ठीक है, फिनेंशियल पावर। थर्ड, फिनेंशियल पावर। पार्लियामेंट के पास फिनेंस की, ऑब्वियसली पूरे नेशन को गवर्न कर रहा है, तो नेशन में जो भी फिनेंस है, ठीक है, जो भी मनी मैटर है, जो भी एक्सपेंडिचर है, या जो भी लग रहा है बजट जो है, वो पार्लियामेंट से ही पास होता है। और इसमें फिनेंशियल पावर का मेन रोल लोकसभा के पास है। कंट्री में जो भी मनी बिल पास करना है, कितना एक्सपेंडिचर है, उसका सारी फाइल जब तक फिनेंस मिनिस्टर उसको साइन नहीं कर देता, तब तक कोई भी मनी रिलेटेड इश्यू जो है वो स्टार्ट नहीं हो सकता, कोई भी बजट जो है वो पास नहीं हो सकता फिनेंस मिनिस्टर के एग्रीमेंट के बिना। और ये सिर्फ पावर जो है वो लोकसभा के पास है। फिनेंस की जो पावर है, मनी बिल को पास करना है, उसकी जो पावर है वो किसके पास है? लोकसभा के पास। ओके, एट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नेशन, ओके, एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नेशन, नेशन की जितना भी फिनेंस से रिलेटेड मैटर है वो किसके पास होती है? पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट के हाउसेस जो है वो ही उसको बजट को पास करते हैं, और पार्लियामेंट में भी लोकसभा, मनी बिल का जो राइट है वो लोकसभा के पास है। राज्यसभा के पास सिर्फ 14 डेज के लिए जाता है, विद इन 14 डेज राज्यसभा को उसकी रीडिंग करके वापस रिटर्न करना होता है, और उसके बाद प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर होने के लिए जाता है। तो फिनेंस का जो भी पावर है पार्लियामेंट से ही आपको स्टेट कंट्री में, मान लो कहीं भी ये इलेक्ट्रिसिटी है या रोड कंस्ट्रक्शन है या फिर कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, ठीक है, कोई मल्टी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, ऐसे में जहां फिनेंस की जरूरत होती है, जो हमें गवर्नमेंट से लेना है, तो गवर्नमेंट तभी देगी जब उसको पार्लियामेंट पास कर देगी। पार्लियामेंट ने अगर फिनेंस को, ठीक है, मनी बिल को पास कर दिया है तो वो बिल पास होगा। थर्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। फोर्थ पॉइंट,
एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। ये देखो पार्लियामेंट पूरे कंट्री की गवर्नमेंट है, ठीक है। दोनों हाउसेस पे, लोकसभा और राज्यसभा के पास पूरे कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन होता है। पार्लियामेंट जो है, प्रेसिडेंट जो है सब फर्स्ट पर्सन है, पावरफुल पर्सन है, ठीक है। सेकंड लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर भी उसमें इंक्लूड है लोकसभा के मेंबर में, ठीक है। राज्यसभा है, तो मतलब ऑलमोस्ट पूरी गवर्नमेंट पार्लियामेंट में आ गई। तो पूरी कंट्री का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसके हाथ में होता है? पार्लियामेंट के हाथ में। जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने हैं, किस तरह से लॉज बनाना है, किस तरह से कंट्री को एडमिनिस्ट्रेट करना है, वो पूरी की पूरी पावर जो है, जो भी डिसीजंस लेने हैं कंट्री से रिलेटेड, इमरजेंसी में जो डिसीजंस लेने हैं, वो सारे किसके पास होते हैं? पार्लियामेंट के पास, ठीक है। लेजिस्लेटिव पावर, पावर ऑफ अमेंडमेंट, फाइनेंशियल पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, इलेक्टोरल पावर। फिफ्थ इलेक्टोरल पावर। अब ये इलेक्टोरल पावर क्या है? पार्लियामेंट के तो मेंबर खुद इलेक्ट होके आए हैं। फिर इलेक्टोरल पावर क्या है? लोकसभा के मेंबर को पीपल्स ने इलेक्ट करके भेजा है, राज्यसभा के जो मेंबर है उनको डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट भी वो इलेक्ट होके आए हैं, कुछ मेंबर नॉमिनेट होके आए हैं। मतलब वो खुद जब इलेक्ट होके आ रहे हैं, नॉमिनेट होके आ रहे हैं, तो उनके पास इलेक्टोरल पावर कौन सी हो गई? यस, दे हैव आल्सो इलेक्टोरल पावर। प्रेसिडेंट का इलेक्शन, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर, स्टेट लेजिस्लेटिव के मेंबर, स्टेट काउंसिल के मेंबर, सबका पार्टिसिपेशन होता है, जो भी परसेंटेज सबका होता है। तो उनके पास प्रेसिडेंट को इलेक्शन का पावर होती है पार्लियामेंट के पास। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस, मतलब एक एग्जाम मतलब जज हो गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जज किसको बनाना है? उसको नॉमिनेट करना है, ठीक है। सर्विस तो उसकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए, ठीक है, हाई कोर्ट के जज के लिए जो इलेक्शन होता है उसमें पार्लियामेंट के मेंबर पार्टिसिपेट होते हैं। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, और बहुत सारी पोस्ट जो होती है उसमें भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन, प्रेसिडेंट उनको सेलेक्ट करता है। तो पार्लियामेंट, पार्लियामेंट मतलब प्रेसिडेंट इंक्लूड है, तो प्रेसिडेंट भी बहुत सारे गवर्नर जो ऑफिसर्स होते हैं उनको प्रेसिडेंट भी इलेक्ट करता है। तो पार्लियामेंट के पास इलेक्टोरल पावर भी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 66, आर्टिकल 66 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट द मेंबर ऑफ बोथ इलेक्ट द वाइस प्रेसिडेंट। मतलब आर्टिकल 66 में वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज को इलेक्ट किया जा रहा है, हाई कोर्ट के जजेस एंड कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट जो होती हैं उनको भी प्रेसिडेंट और लोकसभा के मेंबर्स के थ्रू इलेक्ट किया जाता है। सो दे हैव द इलेक्टोरल पावर ऑल्सो, सम एडिशनल पावर ऑल्सो। सिक्स्थ पॉइंट, एडिशनल पावर। एडिशनल पावर क्या है? ये तो सारी पावर्स तो पार्लियामेंट के पास आ गई, ठीक है। फर्स्ट अपना था लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर में लॉज बना रहा है, ठीक है। तो पूरे कंट्री को लॉज बना लिया, लॉज लेजिस्लेटिव पावर के थ्रू बन गए। अमेंडमेंट का काम हो गया। फाइनेंशियल पावर पार्लियामेंट के पास आ गई। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर पार्लियामेंट के पास आ गई, एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है पूरे कंट्री को। उसके बाद इलेक्टोरल पावर। तो जब सारी पावर्स तो आ गई, बचा क्या है? फिर एडिशनल पावर में क्या हो गया, क्या आएगा? पार्लियामेंट के पास एक एडिशनल पावर होती है। उसमें क्या होता है? पार्लियामेंट जो है इम्पीचमेंट मोशन के थ्रू प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड जज ऑफ हाई कोर्ट को उनकी पोस्ट से रिमूव कर सकता है। ऐसा नहीं है कि एक बार प्रेसिडेंट अगर इलेक्ट हो गया तो उसका
जो 5 इयर्स का पीरियड है वो कंप्लीट ही होगा। उससे पहले भी उसको इम्पीचमेंट मोशन से पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस 2/3 मेजोरिटी से उसको उसकी पोस्ट से रिमूव कर सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर प्रेसिडेंट को एक मेजोरिटी से उसको पोस्ट से रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है, वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है, हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको रिमूव किया जा सकता है। इसलिए एक पार्लियामेंट के पास एडिशनल पावर यही होती है कि पार्लियामेंट कैन अप्लाई द इम्पीचमेंट मोशन ऑन द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड जज ऑफ हाई कोर्ट। ओके, अंडरस्टैंड द पावर ऑफ पार्लियामेंट कि हमारी जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट मीन्स ऑलमोस्ट ऑल गवर्नमेंट, पूरी की पूरी गवर्नमेंट पार्लियामेंट में आ गई, क्योंकि पार्लियामेंट एक जॉइंट वेंचर है, द प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। प्रेसिडेंट आ गया, लोकसभा बोले तो अपने पास प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राज्यसभा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट पूरी गवर्नमेंट पार्लियामेंट में आ गई, तो पूरी पावर भी पार्लियामेंट के पास ही होगी। जब पूरी गवर्नमेंट पार्लियामेंट मतलब ऑल गवर्नमेंट, तो पूरी पावर भी उसके पास होगी। तो पार्लियामेंट के पावर और फंक्शंस, किस किस मैटर में पार्लियामेंट फंक्शन करेगी? लेजिस्लेटिव पावर, लॉज को क्रिएट करना, अमेंडमेंट, लॉज बनने के बाद उनमें चेंजेस करना, उनमें अमेंडमेंट करना, वो पावर भी पार्लियामेंट के पास है। थर्ड, financial power, being a representative of the country, all the finance of the country is in the hand of parliament. Okay, being a representative of country, कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते पार्लियामेंट के पास कंट्री से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंडिचर है, ठीक है, वो सारी इनके पास, इनके हाथ में होगी। एडमिनिस्ट्रेशन, ऑब्वियसली कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव है तो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन पावर भी पार्लियामेंट के पास होगी। लोकसभा का सेशन है, राज्यसभा का सेशन है, उसका पूरा कंट्रोल पार्लियामेंट, इनका पूरा कंट्रोल आपस में एक दूसरे पे डिपेंड करता है। ठीक है, इलेक्टोरल पावर है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस है, हाई कोर्ट के जजेस है, उनका इलेक्शन जो है वो भी पार्लियामेंट के हाथ में होता है, पार्लियामेंट की 2/3 मेजोरिटी से। इवन एक एडिशनल पावर और है, जैसे ये इलेक्ट करते हैं सेम वैसे ही मेजोरिटी से इनको इम्पीचमेंट मोशंस के थ्रू इनको उनकी पोस्ट से रिमूव भी किया जा सकता है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ लोकसभा, स्ट्रक्चर ऑफ राज्यसभा एंड द पावर एंड फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट इज कंप्लीटेड। आई थिंक आपको तीनों पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, थैंक यू एंड टुमारो we will start, we discussed on the topic power and function of Lok Sabha and Rajya Sabha, and उसके बाद हम प्रेसिडेंट को पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।